9 नवंबर को और 25 नवंबर को होने वाली जो रैलियां हैं, दिल्ली में जो रैलियां होंगी, उसकी हेड काउंटिंग तय करेगी कि सरकार झुकेगी या कर्मचारी रुकेंगे। अब देखना होगा किसके हक में फैसला होगा। जिन्होंने पूरी जिंदगी सरकार के लिए काम किया है, उनको उनका हक मिलना ही चाहिए। ओपीएस को वो डिजर्व करते हैं। अभी हम ट्रांसफॉर्मिंग स्टेज में हैं, कर्मचारियों पर बहुत बर्डन है। ऐसी हालत में यदि टकराव की स्थिति पैदा हुई तो एफिशिएंसी घटेगी। नमस्कार, पत्रिका संवाद देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गोहित कौशिक। ओपीएस को लेकर लगातार कर्मचारी अड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं सरकार उनको यूपीएस की तरफ जाने के लिए कह रही है, लेकिन अब भी वो ओपीएस को लेकर अड़े हुए हैं और अब 9 नवंबर को जो है जंतर मंतर पर कर्मचारी जो है वो प्रदर्शन करते हुए भी नजर आएंगे। इस मुद्दे पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद है पत्रिका संवाद के फाउंडिंग एडिटर डॉक्टर यशपाल यादव जी। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। धन्यवाद रोहित जी। सर, सबसे पहला सवाल ये रहेगा, ओपीएस इस वक्त एक बहुत बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है क्योंकि देखा जा रहा है कि राजस्थान में भी पहले जो है वो ओपीएस लागू करने की बात की गई थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं जो सरकार है वहां पर वो कह रही है कि यूपीएस या फिर एनपीएस की तरफ वो रुख करेंगे। इस पर आपकी क्या राय है और क्या कुछ कहें? देखिए, राजस्थान सरकार ने तो ओपीएस को प्रोसेसिंग में डाल ही दिया था। यहाँ तक कर्मचारियों के जीपीएस कटने शुरू हो गए थे, तो वो ओपीएस में आ ही गए थे। अब वापस से सरकार कह रही है कि नहीं, ओपीएस से वित्तीय भार बढ़ेगा, तो हम एनपीएस लाएंगे या फिर यूपीएस, इनमें लाएंगे। और राजस्थान सरकार ने तो एक नई बात छेड़ दी, एक नई बहस छेड़ दी है कि हम 2004 से पहले के भी जितने कर्मचारी हैं जो अभी सर्विस में हैं, जो सेवाएं दे रहे हैं, उन पर भी उनकी जो पेंशन है ओपीएस वो भी हटा देंगे। जबकि पहले उस तरह का प्रोसेस था कि 2004 से पहले जितने भी कर्मचारी अपॉइंट हो चुके हैं वो ओपीएस में रहेंगे। लेकिन राजस्थान सरकार ने तो उससे भी आगे जाके कार्य किया है। तो इससे मुझे जो लगता है, मेरा जो मानना है कि यदि आप अपने कर्मचारियों को खुश नहीं रख पाते, कर्मचारी उहू-पोह की स्थिति में होते हैं, असमंजस की स्थिति में होते हैं, टकराव की स्थिति में होते हैं, ऐसे हालात में उनकी एफिशिएंसी घटती है। ये ह्यूमन साइकोलॉजी कहती है, उनकी एफिशिएंसी घट जाती है। अगर आप इस तरह से टकराव की मुद्रा में रहे, सरकारी कर्मचारी और सरकार टकराव की मुद्रा में रहे, तो उनकी एफिशिएंसी निश्चित रूप से घट जाएगी। और आज की तारीख में जो कर्मचारी कार्य कर रहे हैं, निश्चित रूप से उन पर प्रेशर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एक हम ट्रांसफॉर्मिंग स्टेज में हैं। हम प्रत्येक चीज़ को डिजिटल में लेकर आ रहे हैं, प्रत्येक चीज़ ट्रांसफॉर्म होके दूसरी तरफ जा रही है। ऐसी हालत में कर्मचारियों का बर्डन स्वाभाविक ही होता है, क्योंकि कर्मचारियों ने ही ये सब कुछ करना होता है। तो पूरा देश एक दूसरी तरफ जा रहा है, दूसरी दिशा में जा रहा है, तो कर्मचारी उनको लेकर जा रहे हैं। सरकार की जो मंशा है, सरकार के जो इच्छा होती है, उनको पूर्ति करना कर्मचारियों का कार्य होता है। उनकी पूर्ति हो भी रही है। सरकार जो चाहती है, जिस तरह से चाहती है, कर्मचारी उस तरह से कार्य करते हैं। लेकिन जब बात आती है उनको संतुष्टि देने की, उनके बुढ़ापे की बात आती है, तो सरकार अपने कदम पीछे खींच लेती है। ऐसी हालत में सरकारी टेंशन में चले जाते हैं। निश्चित रूप से फिर वो उतने अच्छे से काम नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? ये नहीं वो करना नहीं चाहते, पर जब आपकी इनकम सिक्योरिटी घट जाती है, तो आप दूसरी तरफ देखने चल लगते हो कि मुझे बुढ़ापे में क्या करना पड़ेगा, किस तरह से रहना पड़ेगा। तो आप बुढ़ापे की तरफ से चिंतित होने लगते हो। तो ऐसी हालत में एफिशिएंसी घट जाती है और फिर आपको नए कर्मचारी भर्ती करने की जरूरत पड़ती है। अब एक बात और भी है कि प्रत्येक विभाग में, आप जहां जहां जिस विभाग में देख लीजिए, शिक्षा विभाग में या दूसरे अन्य विभागों में, प्रत्येक जगह जितनी भी सैंक्शन पोस्ट है, उसकी तकरीबन तकरीबन 25% के आसपास पोस्ट तो खाली पड़ी हुई है। यानी कि 25% व्यक्तियों की सैलरी तो सरकार निश्चित रूप से बचा ही रही है, और उन 25% का काम बाकी बचे हुए 75% से लिया जा रहा है। तो वहां भी काम, ट्रांसफॉर्मिंग का भी काम, तो दिन रात लग के कर्मचारी कार्य कर रहे हैं। कुछ कमियां उस तरफ से भी रही होगी, पर अब राजस्थान ने जो नई बहस छेड़ दी है, तो वो एक निराशाजनक बहस है। उससे कर्मचारी जगत में एक रोष उत्पन्न होगा और उससे सरकार और कर्मचारियों के बीच टकराव बढ़ेगा।
सर लगातार हम सरकार की बात कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो अब जो कर्मचारी हैं वो प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जो केंद्रीय वित्त मंत्री है उन्होंने साफ तौर से मना कर दिया है कि ओपीएस बिल्कुल नहीं मिलेगा। इसको लेकर आप क्या कुछ कहते हैं, क्योंकि जब वित्त मंत्री ने ही मना कर दिया तो असमंजस की स्थिति पैदा हो चुकी है। देखिए, कर्मचारी कह रहे हैं कि हम लेके रहेंगे। वित्त मंत्री ने कह दिया खड़े होकर के हमारे बस की बात नहीं है। ऐसी हालत में बहुत टकराव की स्थिति पैदा हो चुकी है। सरकार ने एक विकल्प और दिया इनको, कर्मचारियों को, ये कहा कि आप जो है यूपीएस में आ जाइए। हम एनपीएस की बात नहीं कर रहे, हम आपके फायदे के लिए यूपीएस लेकर आना चाहते हैं। कर्मचारी उस यूपीएस से भी संतुष्ट नहीं है, तो सरकार ने विकल्प दिया कि फला फला तारीख तक, और अब अंतिम तारीख 30 नवंबर है। एक विकल्प दिया था कि तब तक आप जो है, आप यूपीएस में जो कर्मचारी कन्वर्ट होना चाहता है वो कर्मचारी कन्वर्ट हो जाएगी। तो मुश्किल से जिन व्यक्तियों को ऑप्शन दिया, जिन कर्मचारियों को ऑप्शन दिया, उनकी बात कर रहा हूं, तो तकरीबन 25 लाख के करीब कर्मचारी है, 24 लाख कुछ हजार कर्मचारी है। उनमें से केवल 5% कर्मचारी यानी कि 97,000 लोगों ने ही यूपीएस में जाना ठीक समझा, बाकी गए ही नहीं। तो अगर नहीं गए तो इसका मतलब ये होता है कि यूपीएस से भी कर्मचारीगण संतुष्ट नहीं है। एनपीएस से तो थे ही नहीं, यूपीएस से भी तो नहीं है। तो सरकार जितनी भी कोशिश कर रही है वो सब फ्लॉप होती नजर आ रही है। कर्मचारी अपनी जगह सही लगते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आम पब्लिक में एक धारणा बन चुकी है कि जिन व्यक्तियों ने कार्य किया है उनका हक बनता है बुढ़ापा पेंशन, यानी कि बुढ़ापा इनकम सिक्योरिटी, ओल्ड एज इनकम सिक्योरिटी के नाम पे बोलते हैं। यदि कोई व्यक्ति ओल्ड एज में इनकम के रूप में संतुष्ट है, तो वो निश्चित रूप से उसका बुढ़ापा, उसका जो ओल्ड एज है वो बहुत अच्छे से निकल जाता है, बहुत अच्छे से गुजर जाता है। वरना बुढ़ापे में बीमारियां तो घेर ही लेती है, बुढ़ापा में ये दूसरी बीमारी भी घेर लेगी जो सरकार की तरफ से उपेक्षा की जा रही है। ऐसी हालत में रिटायरमेंट के बाद कोई भी कर्मचारी, मैं दावे के साथ कहता हूं कि ये सरकार को 10 साल के बाद, 20 साल के बाद, 25 साल के बाद कभी भी ओपीएस पे तो आना ही पड़ेगा। क्यों आना पड़ेगा कि जब रिटायरमेंट कर्मचारियों की हो जाएगी तो उनकी हालत इतनी बदतर होने लगेगी कि समाज भी उस उनकी उपेक्षा करेगा, परिवार भी उनकी उपेक्षा करेगा, सरकार भी उनकी उपेक्षा करेगी। ऐसे हालत में जिसने जीवन भर सरकार के लिए कार्य किया है, जब वो उपेक्षित महसूस करेगा तो हो सकता है कि वो आत्महत्या की तरफ बढ़ जाए, क्योंकि इतनी उपेक्षा का शिकार नहीं झेल पाता। तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ इनकम सिक्योरिटी सरकार को कर्मचारियों को देनी ही होगी, तभी उनसे सही प्रकार कार्य लिया जा सकता है। नहीं तो ह्यूमन साइकोलॉजी कहती है एफिशिएंसी घट जाएगी, आपको ज्यादा कर्मचारी लगाने पड़ जाएंगे। जी। सर लगातार आप कर्मचारियों के हक की बात कर रहे हैं, पर कहीं न कहीं वो अपना हक जो है वो पा नहीं रहे, मिल नहीं पा रहा है उनको हक सरकार की तरफ से। वो लगातार प्रयास कर रहे हैं लेकिन हक नहीं मिल पा रहा है। सर उनमें कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा दबाव महसूस इस वक़्त कर्मचारी कर रहे हैं, तो क्या संदेश उनको देना चाहेंगे? क्योंकि आप खुद भी इन मुद्दों को अच्छे से जानते हैं, तो क्या संदेश देंगे ताकि उनके मन को एक तसल्ली रहे और आगे उनको इंसाफ मिल सके? देखिए, हमारा चैनल इस मुद्दे को बखूबी कवर करता रहा है, बहुत अच्छे से कवर कर रहे हैं। तो जहां जहां हम जाते हैं, जिस जिस तरह से पता लगता है, तो हमें यही बात सामने आती है। यहाँ तक भी समाज के लोगों, जो कर्मचारी नहीं है, जो एक आम इंसान है, वो भी इस बात को कहता हुआ नजर आता है कि नहीं, ओल्ड एज इनकम सिक्योरिटी जरूर चाहिए। तो आम पब्लिक ही समझती है, और पहले सरकारें देती आई है, तब तो सरकारें कंगाल नहीं हुई। अब जिस तरह की बात करते हैं, अलग अलग मंत्रियों का स्टेटमेंट आती है कि सरकार कंगाल हो जाएगी, देश कंगाल हो जाएगा। तो आम लोगों से सिंपैथी की उम्मीद करती है सरकार कि हमारे पक्ष में सिंपैथी हो जाए, पर पक्ष में सिंपैथी हो नहीं पा रही है सरकार के, क्योंकि आम पब्लिक भी कर्मचारियों के पक्ष में ही नजर आती है। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से लड़ाई आगे बढ़ रही है, अभी 9 नवंबर को जंतर मंतर पे दिल्ली में सरकारी कर्मचारी इकट्ठे होंगे, एक रैली का आयोजन करेंगे। उसके बाद एक और संगठन है जो 25 नवंबर को दिल्ली में इकट्ठे होंगे, अपनी आवाज को उठाएंगे, माननीय प्रधानमंत्री तक बातों को पहुंचाएंगे। तो निश्चित रूप से उसके बाद एक पॉजिटिविटी आने की संभावना नजर आती है। क्यों नजर आती है?
कि इतने बड़ी मात्रा में, क्योंकि अभी ये नहीं पता कि इतनी बड़ी मात्रा में लोग इसके पक्ष में हैं, पर जिस तरह से कर्मचारी संगठन कह रहे हैं कि इतनी बड़ी मात्रा में लोग जो है इसके विरोध कर रहे हैं एनपीएस और यूपीएस का, तो उससे भीड़ बहुत अधिक होने की संभावना है। तो जहां भीड़ अधिक हो जाती है, जहां हेड काउंटिंग अधिक हो जाती है, फिर सरकार को भी वहां झुकना ही पड़ता है, क्योंकि यहाँ लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र में हेड काउंटिंग बहुत मैटर करता है। तो जहां प्रत्येक कर्मचारी इससे आहत होगा और इसके विरुद्ध आवाज उठाएगा, तो ये 9 नवंबर और 25 नवंबर को पता लगेगा कि क्या है और किस तरह से, यानी कि इस आंदोलन को क्या दिशा मिलेगी, किस तरफ जाएगा, या सरकार इसको मानेगी कि नहीं मानेगी। ये उन रैलियों के बाद, उन अ, जो कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन है उनके बाद ही निश्चित रूप से पता लग जाएगा कि सरकार क्या कह रही है। अभी तो बार बार यही कहा जा रहा है कि ओपीएस में आने की कोई संभावना नजर ही नहीं आती। सरकार के द्वारा, अलग अलग मंत्रियों के द्वारा अलग अलग समय पर अपने विचार व्यक्त किए गए हैं, लेकिन हेड काउंटिंग यदि अधिक हुई तो निश्चित रूप से सरकार को झुकना ही पड़ेगा। सर बहुत बहुत शुक्रिया लगातार समाज से जुड़े इन मुद्दों को पत्रिका संवाद पर उठाने के लिए, और इसी तरीके से हम आपकी आवाज उठाते रहेंगे और आप तक पहुंचते रहेंगे। ऐसी ही तमाम जानकारी और खबरों के लिए देखते रहें पत्रिका संवाद।